हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस और मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। बच्चों, आज हम करेंगे साइंस क्लास 6। चैप्टर नंबर रहेगा आपका 10th, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ओके, लास्ट वीडियोस में हम लास्ट 9 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। जिसमें बच्चे को 1 to 9 में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो नहीं देखी है, देखना चाहता है, तो वो 6th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकता है। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर 10 एक्सप्लेनेशन और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में साथ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। हिंदी में आप बोल सकते हो गति एवं दूरियों का मापन। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujho's class about the places they had visited during the summer vacations. Someone had gone to their native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had traveled by an aeroplane. Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about some wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way of Mars. क्या कहा गया है बच्चों कि जो पहेली और बूझो हैं वो कक्षा के सभी बच्चों के साथ जो उनका गर्मियों की छुट्टियां हुई वो कहाँ गए, किसी भ्रमण के लिए किसी स्थान पर गए। एक बच्चा अपने गांव में रेलगाड़ी से गया, कोई बस से गया, कोई बैलगाड़ी का उपयोग करके पहुंचा। ठीक है, एक विद्यार्थी वायुयान से गया। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश में अपने दिनों में क्या किया कि चाचा जी से नाव की सैर की, चाचा जी के साथ। ठीक है, इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन्होंने छोटे पहियों वाले वाहन के बारे में वर्णन किया जो मंगल ग्रह की धरती पर चले और उनका प्रयोग भी किया गया। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? अंतरिक्षयान के द्वारा। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travel from one place to another in earlier times. तो पहेली क्या कर रही थी? प्राचीन भारत की कहानियां पढ़ रही थी और वो ये जानना चाहती थी कि जो प्राचीन काल में, पुराने समय में जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए किस तरह के परिवहन का इस्तेमाल करते थे। अब है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात की कहानी। Long ago, people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods on their back. Later on, they began to use animals for transportation. प्राचीन काल के लोग क्या करते थे? उनके पास कोई भी यातायात का साधन नहीं था। वो पैदल चलते थे और अपने सामान को अपनी पीठ पर या फिर अपने पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। For transport through water routes, boats were used from ancient times. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later, people learned to put together different pieces of wood and give shapes to the boats. प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? अगर उन्हें जल के रास्ते से कहीं आना जाना होता था तो उसके लिए वो नाव का उपयोग करते थे। शुरुआत में क्या करते थे कि लकड़ी के लट्ठों के बीच में एक खोखली सी गुही का बना लेते थे और फिर उसको नाव की तरह इस्तेमाल करते थे। बाद में लोगों को थोड़ी समझ आई, उनको एक आकृति का पता चला और उन्होंने टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक नाव की जो है आकृति बना दी और नाव को बनाना सीख लिया था। अब ये नाव में जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के जैसे ही उन्होंने बनाया और वो क्या करने लगे? उसका इस्तेमाल करने लगे जल में परिवहन करने के लिए। These shapes imitated the shape of animals living in water. Recall our discussion of the streamlined shape of fish in chapter 8 और 9. तो उन्होंने कैसी शेप नाव की बनाई? जैसी पानी में रहने वाले जलीय जीवों की शेप जो होती है स्ट्रीमलाइन, धारा रेखीय, जो आगे से और पीछे से नुकीली होती है और बीच से चौड़ी होती है, इस तरह की शेप उन्होंने नाव की बनाई। Invention of the wheel made a great change in mode of transport. The design of the wheel was improved over thousands of years.
Animals were used to pull carts that moved on wheels. Until the beginning of the 19th century, people still depend upon animals, boats, and ships to transport them from place to place. The invention of steam engine led to the development of new means of transport. Railroads were made of steam engines driving carriage and wagons. क्या बताया गया है कि जो पहिए का आविष्कार हुआ ना बाद में, उसने यातायात की बिल्कुल प्रणाली को परिवर्तन करके रख दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, बहुत ही अच्छा परिवर्तन किया। पिछले हजारों वर्षों में पहिए की डिजाइन में बहुत ज्यादा सुधार किए गए। पहिए सबसे पहले कहाँ चलाए जाते थे? बुलोक कार्ट्स में चलाए जाते थे, जिनको खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। फिर 19वीं सदी के स्टार्टिंग में क्या किया गया कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पशुओं पर निर्भर रहने लगे। फिर भाप का इंजन का आविष्कार हुआ और एक नया शक्ति स्रोत लोगों के बीच में आ गया। फिर जो भाप के इंजन से सवारी गाड़ियां और मालगाड़ियों के डिब्बे चलते थे, उनके लिए रेल पटरियों का भी क्या किया गया? निर्माण किया गया। और इससे लोग जो है अपने स्वचालित वाहन आ गए। ठीक है, इसके बाद लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत आसानी से इन चीजों का इस्तेमाल करने लग गए थे। Later come automobiles such as motor cars, trucks, and buses. Motorized boats and ships were used as means of transport on water. The earlier year of 1900 saw the development of aeroplanes. These were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, monorails, supersonic aeroplanes, and spacecrafts are some of the contribution of the 20th century. Figure 10.1 shows some of the different mode of transport. Place them in the correct order from the earliest of transport to the most recent. Are they any of the early modes of the transport that are not in use today? क्या कह रहे हैं कि उसके बाद जो है स्वचालित वाहन आ गए थे, जैसे कि मोटर कार वगैरह, ठीक है, ट्रक वगैरह। उसके बाद क्या हुआ? जल पर परिवहन के साधन रूप से मोटर से चलने वाली नाव में जहाजों का उपयोग होने लगा। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ कि वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिसमें के बाद बहुत सारे सुधार किए गए। ये यात्रियों के साथ साथ सामान को ले जाने के योग्य भी बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी आ गई, एक पटरी पर सुपरसोनिक वायुयान और अंतरिक्ष 20वीं शताब्दी के ही योगदान है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में ये सब कुछ आया, सुपरसोनिक, एक पटरी वाली रेल और विद्युत रेलगाड़ी। आपको फिगर 10.1 में पीछे कुछ ट्रांसपोर्ट की चीजें दिखाई गई हैं, तो आपको उनमें से बताना है कि सबसे पहले इनमें से क्या था ट्रांसपोर्ट का साधन, और उसके बाद अब तक नए से नया क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाउ वाइड इज दिस डेस्क, कि आप कितनी दूरी तय करते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा यह डेस्क कितना चौड़ा है। तो चौड़ाई लंबाई का आपको ज्ञान कैसे होगा? हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, कैसे लोगों को पता चलेगा कि वो कितनी दूरी चले हैं? हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे ऑफ योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल? When you need to purchase something, it is possible for you to walk to the market. How will you know the answer of these questions? अगर आपको कहीं जाना है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपने स्कूल की दूरी पैदल चलकर तय करनी है या फिर स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस या किसी रिक्शा को लेना होगा? जब आपको कुछ खरीदना है तो आपको बाजार पैदल जाना संभव होगा या फिर आपको वहां के लिए भी कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आप कैसे जानेंगे? It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or a train, a ship, a aeroplane or even a spacecraft. तो हमें किसी स्थान पर जाने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि वह स्थान हमसे कितना दूर है। ठीक है, तो अगर हम ये अनुमान लगा सके कि वहां पहुंचने के लिए हमें कैसे जाना होगा, ताकि डिस्टेंस अगर आपको पता होगी तो उससे आप पता लगा लेंगे कि आप पैदल जाएंगे, बस से जाएंगे, रेलगाड़ी से जाएंगे, पानी के जहाज से जाएंगे या फिर किसी अंतरिक्ष यान से जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहीं भी जाने के लिए उस जगह की डिस्टेंस का पता होना चाहिए कि वह जगह आपसे कितनी दूर है। Sometimes there are objects whose length
or width we need to know. In Paheli and Bujo's classroom, there are large desks which are to be shared by two students. Paheli and Bujo share one desk but frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk. जो पहेली और बूजो है उनके कमरों में क्लास के रूम्स में बहुत बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो बच्चे बैठते हैं। ठीक है, आप सबकी क्लास में भी दो दो बच्चे ही बैठते होंगे। तो पहेली और बूजो एक साथ डेस्क पर बैठते हैं और वो हमेशा इस बात पर झगड़ा करते रहते हैं कि दूसरा बच्चा जो है डेस्क का अधिक भाग इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। On the teacher's suggestion, they decide to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line of separate the two halves of the desk. तो टीचर ने जब उनको झगड़ते हुए देखा तो उन्होंने उसको सुझाव दिया कि आप इसको मापने का निश्चय कर लीजिए और डेस्क के ठीक मध्य में एक निशान बना लीजिए और दोनों को बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा को खींच दीजिए। बोथ पहेली एंड बूजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बूजो बोट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। दोनों को गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद था और बूजो जो है वो हमेशा ही अपने पास गिल्ली और डंडा रखता था। Here is how try to measure the length of desk using the डंडा and गिल्ली। तो उन्होंने क्या किया कि डंडे और गिल्ली की हेल्प से डेस्क को मापने की कोशिश की। The desk seems to be having a length equal to 2 danda length and 2 length of gilly. Drawing a line in the middle of the desk even leave each of them happy with a half of the desk equal a डंडा and a गिल्ली in length। ठीक है, तो उनका जो डेस्क था वो 2 डंडे और 2 गिल्ली के बराबर था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको डिवाइड कर लिया, दोनों बच्चों ने एक डंडा और एक गिल्ली एक स्टूडेंट के लिए। After a few days, the marked line gets wiped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as the lost his old one. Here is how the length of the desk seemed to measure using the gilli and danda. तो क्या हुआ कि बुजो का जो गिल्ली और डंडा था पुराने वाला वो खो गया तो उसने नया सेट खरीद लिया। तो क्या अब वो नए सेट से भी उसकी जो मेजरिंग है वो सेम होगी? क्या वो बिल्कुल ही सेम पुराने जैसा गिल्ली डंडा उसका लेंथ साइज इक्वल होगा या नहीं? Hello. Now, when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seemed to be about 2 danda lengths, 1 gilli length with a small length still left out. This is less than 1 gilli length. Now what? अब जब उसने नए गिल्ली और डंडे से अपने डेस्क को मापा तो उसकी लेंथ कितनी थी? 2 डंडे और 1 गिल्ली की लेंथ थी और 1 गिल्ली से कम लेंथ जो है अब बची हुई थी। What would you suggest Paheli and Bujo do to measure the length of the whole desk? Can they use a cricket wicket and bales of measure the length, or do you think that might create the similar problem? ठीक है, तो क्या अब हम उनको किसी और चीजों से इसको मापने के लिए कहेंगे लाइक क्रिकेट विकेट्स? तो क्या फिर से यही प्रॉब्लम नहीं होगी? क्रिकेट विकेट किसी की किसी साइज की होंगी, किसी की किसी साइज की होंगी। One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. This will be a string length. They can measure the width of the desk in string lengths. How can they use the string to measure distance less than the length of a string? They can fold the string to mark it into 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 8 string lengths. Now perhaps Paheli and Buju can measure the exact length of the desk using the string. अब वो क्या कर सकते हैं? पहेली और बूझो अपनी डेस्क की लंबाई को मापने के लिए डोरी का उपयोग कर सकते हैं और अगर डोरी इस पर पूरी नहीं आती है तो वो डोरी को मोड़ सकते हैं 1/2, 1/4 और 1/8 भागों में। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. Bujo has been reading about the way people used to measure distance before such standard scales are made and he has been trying to follow different method to measuring distance. तो उनके पास क्या है, उनकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, वो उससे भी उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन बुझो ने क्या किया है कि भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास किया है और पीछे जो लोग हैं वो भी ऐसे मापने की कोशिश जो है वो कर चुके हैं। There are so many occasions when we come across a need to measure length and distance. The tailor need to measure the length of a cloth to know if it is enough to stitch a kurta or not. A carpenter need to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make its door. The farmer needs to know the length and breadth of area
of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crops. क्या बताया गया है बच्चे कि मापना जो है वो बहुत ही जरूरी है। बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब हमें लंबाई और दूरियों के मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी अगर कपड़ा सिलता है, कुर्ता सिलता है, तो उसको पता होना चाहिए उसको कितनी लंबाई का कुर्ता सिलना है और उसके लिए कितना कपड़ा उसको चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई कारपेंटर बढ़ई अलमारी बना रहा है तो उसको उसकी लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए, तब उसको पता चलेगा कि कितनी वुड जो है वो इसमें इस्तेमाल करेगा। ऐसे ही अगर कोई किसान है तो उसको खेत की लंबाई और चौड़ाई का पता होगा होगा तो वो उसका क्षेत्रफल निकाल कर उसे पता लग जाएगा कि उसे कितना बीज उगाना चाहिए और उसमें किस तरीके से सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, तो हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना बहुत जरूरी है। Suppose you are asked how tall you are. You want to tell the length of a straight line from the top of your head to heel of your feet. How long in this room? How wide is this desk? How far is from Delhi to Lucknow? How far away is the moon from the earth? All these questions have one thing in common. They all concern distance between two places. The two places may be close enough like the two ends of a table, or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. ठीक है, तो हमें हर चीज की लंबाई को, हमारे शरीर की लंबाई को जानने के लिए, झाड़ू कितनी लंबी है, डेस्क कितना चौड़ा है, सब कुछ जानने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? दो स्थानों के बीच में दूरी को जानने की जरूरत है। ठीक है, तो हर चीज के बीच में क्या दूरी है, क्या डिस्टेंस है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, कुछ मापने के तरीके हैं और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ ए फुट, द विड्थ ऑफ ए फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पहले क्या होता था कि लोग प्राचीन काल में पैर की लंबाई से या फिर अंगुली की चौड़ाई से, कदम की दूरी से, इन सभी से मापों से एक तरह की लंबाई जो है, एस्टिमेट जो है वो बता देते थे। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकेवेशंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग करते थे, क्योंकि उनकी जो खुदाई और उनकी जो परिशुद्धता है उनकी रचनाओं में, वो हमें देखने को मिलती है। A cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. People also use the foot as a unit of length in different part of the world. The length of the foot was varied slightly from region to region. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Roman measured with their place or steps. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, जिसे हम हाथ कहते हैं, उसको लंबाई मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अलग भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में जो पैर है उसका भी प्रयोग किया जाता था एज ए फुट। ठीक है, और लोग एक गज कपड़ा करने के लिए अपने बाह को फैला लेते थे अपने सिर तक। ठीक है, और फिर उसको ठोडी तक मापते थे। ये भी जो है, कदमों की लंबाई भी जो है, इस तरीके से भी लोग प्राचीन समय में लंबाई को मापने का काम जो है वो करते थे। एंड एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन अंगुल, मतलब कि फिंगर, और मुट्ठी फिस्ट। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर forearms as a unit of length for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be used as unit of length when convenient. ठीक है, क्या करते हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अपनी उंगली को, मुट्ठी भर चीज को इस्तेमाल, उपयोग करते हैं एज ए मात्रक। ठीक है, आज भी भारत के कई शहरों में हम फूल बेचने वालों को देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, अपनी भुजाओं का उपयोग करते हैं और लंबाई को मापना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सुविधा अनुसार शरीर के भागों को आज भी इस्तेमाल किया जाता है लंबाई को मापने के लिए। ठीक है, however everyone's body part could to be slightly different sizes, this must
have confusion in measurement. In 1790 the French created a standard unit of measurement called the metric system. तो सभी के जो शरीर के अंग हैं वो सभी के अलग अलग हैं, तो ये जो मेजरमेंट्स थी वो एग्जैक्ट नहीं थी, कंफ्यूजन थी इनमें बहुत ज्यादा। उनको दूर करने के लिए 1790 में मेट्रिक सिस्टम दिया गया। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। द system of unit now used is known as the international system of unit, that is SI units. The SI unit of length is a meter. The meter scale is shown also shown in the 15 centimeter scale of your geometry box. तो फिर क्या किया गया कि 1790 में एसआई यूनिट्स, एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली को निर्धारित किया गया, जिससे वर्ल्ड वाइड लंबाई जो है वो सेम तरीके से ही मापी जाए। और उन्होंने एक स्केल भी दिया। आपका जो ज्योमेट्री स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर तक मार्क भी होता है, वो आप देख सकते हैं। Each meter is divided into 100 equal divisions called centimeters. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 सेंटीमीटर। Each centimeter has 10 equal divisions called millimeters. और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 10. For measuring large distance, meter is not a convenient unit. We define a large unit of length. It is called kilometer. बहुत ज्यादा दूरी को मापने के लिए मीटर और सेंटीमीटर जो है कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए एक बड़ी यूनिट को लिया गया जो है किलोमीटर, जिसमें कितने होते हैं? 1000 मीटर। Now we can repeat all our measurements activities using a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we need to know the correct way of measuring lengths and distances. ठीक है, यहां तक हमने जान लिया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का परिशुद्ध माप। In our daily life, we use various types of measuring devices. We use a meter scale for measuring length. A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant uses a meter rod. For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. You cannot measure the width of a tree or size of your chest using a meter scale. Or for instance, measuring tape is more suitable for this. For example, measurements such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. ठीक है, तो आपको अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों को मापने की जरूरत पड़ती है, तो उनकी लंबाई को मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। दर्जी जो है फीते का उपयोग करता है, कपड़ा व्यापारी मीटर छड़ का उपयोग करता है। ठीक है, और किसी वस्तु को लंबाई मापने के लिए आपको उपयुक्त युक्ति का पता होना चाहिए कि आप इस चीज की लंबाई किस मात्रक से माप सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी पेड़ का घेरा मापना चाहें या फिर अपने सीने को मापना चाहें, अपनी चेस्ट को मापना चाहें, तो आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो क्या नहीं होगा? फोल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे मापों के लिए आपके लिए क्या अच्छा रहेगा? आपके लिए फीता अच्छा रहेगा। ठीक है ना, मेजरिंग टेप आपके लिए सुटेबल रहेगा। और छोटी लंबाइयों को मापने के लिए, जैसे अगर आपको अपनी पेंसिल की लंबाई को मापना है, तो फिर आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, उसको आप यूज कर सकते हैं। In taking measurement of a length, we need to take care of the following. Place the scale in contact with the object along its length as shown. ठीक है, जैसे आपको इधर दिखाया हुआ है। In some scales, the ends may be broken. You may not be able to see the zero mark clearly. In such cases, you should avoid taking measurements from the zero. तो आप क्या करेंगे? अगर आपका 0 पॉइंट स्केल का टूट गया है तो आप उसको अवॉइड करेंगे और 1 से स्टार्ट कर देंगे। You can use any other full mark of the scale, say 1.0 centimeter. Then you must subtract the reading of this mark from the reading of the other end. For example, the reading of the end 1.0 centimeter and the other end is 14.3 centimeter. Then object will be 14.3 minus 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या हो जाएगी? 13.3 सेंटीमीटर। अगर आपके पास क्या नहीं है? आपके स्केल में 0 मार्क नहीं है।
Correct position of the eye is also important for taking measurements. Your eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken. Position B is the correct position of the eye. Note that from position B, the reading is 7.5 centimeter. From position A and C, the reading may be different. ठीक है, ये देखिए जो फ्रंट से जो बच्चा देखेगा उसके लिए रीडिंग आ रही है 7.5, यहाँ से जो बच्चा देखेगा उसके लिए आ रही है 7, और यहाँ से जो देख रहा है उसके लिए आ रही है 8.5। तो आप बिल्कुल फ्रंट में होने चाहिए, जहां भी आप क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो आपकी आई जो है फ्रंट में होनी चाहिए। मेजरमेंट द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन से आप किस प्रकार से मेजरमेंट करेंगे? वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। वी कैन यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। तो आप अगर किसी सर्कल को आपको मापना है, किसी सिलेंडर को आपको मापना है, किसी पेड़ को आपका घेरा आपने मापना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर किसी थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि मेजरिंग स्केल का। Now, types of motion. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldier in parade of or the falling of a stone. What kind of the motion is this? Sprinters in a 100-meter race also move along a straight track. Can you think of more such examples or your surroundings? ठीक है, देखिए ये व्हीकल्स हैं, ये आपको रोड पे स्ट्रेट चलते हुए दिखाई देंगे। परेड करते हुए जो सोल्जर्स होते हैं वो भी क्या दिखाई देंगे आपको, स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट जाते हैं उनको कैसा मोशन बोला जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन। हिंदी में आप बोल सकते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है जैसे कि फैन है, फैन रोटेट करता है। ठीक है ना बच्चों, फैन अपने एक ही जगह पर खड़ा होकर क्या करता है, रोटेट करता है। बच्चे हैं, स्विंग कर रहे हैं, एक बार झूला आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर झूला आगे जाता है, पीछे जाता है। सेम आपको पेंडुलम दिखाया गया है। ठीक है, गिटार का जो वायर होता है, जो तार होती है, वो आपको दिखाई गई है, घंटे दिखाई गई है, तबला दिखाया गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, जो अपना पहले वाली जो स्टेट है, पहले वाला जो स्थान है, उस पर वापस जरूर आते हैं, उनको बोला जाता है पीरियोडिक मोशंस। ठीक है, आवर्ती गति जो रिपीट होती रहती है। ठीक है, और रेक्टिलिनियर में क्या होगा? सरल रेखीय गति जो अपने एक दिशा में सीधे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेसन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियोज को मेरे साथ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।